Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is techniques in cell biology SDS page. ठीक है, तो टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग कर रहे थे. ठीक है, आज इसका पार्ट 3 है. ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स करवा चुकी हूँ कि आई होप आप लोगों ने जो है वो देख लिया होगा. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो SDS पेज होगा. इसको आज हम लोग अच्छे से डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो गाइस मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स प्रोसीड. ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है. अगर जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं. नेक्स्ट ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी के नोट्स लेकर आती हूँ. ठीक है, ओके तो टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी का आज लेसन नंबर 3 है. ठीक है, सो गाइज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना के नहीं लाई. ठीक है, तो यूनिट जो पार्ट 2 है वो काफ़ी पहले मैंने बनाया था और आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो अब अभी जो टेक्निक्स हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ ली है, 2 लेक्चर्स जो मैंने कर लिए हैं. ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपको यूट्यूब का जो लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक पढ़ ली है. हम लोगों ने फ्रैप पढ़ लिया है. ठीक है, फ्रैप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रैप में हम बेसिकली क्या क्वांटिफाई करते हैं कि जो लेटरल मूवमेंट्स है प्रोटीन और लिपिड्स का, उसको हम क्वांटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सी टेक्निक पढ़ ली है, सेल फ्यूज़न टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं. सेल फ्यूज़न टेक्निक में हम क्या करते हैं, क्या मेनली देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को फ्यूज़ करते हैं आपस में, तो उसके भी हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जो है वो मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है. यानी इस टेक्निक से हमें पता चलता है कि जो प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन में भी मूवमेंट जो है वो शो करती है. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने माउस और ह्यूमन के सेल को फ्यूज़ किया था. ठीक है, इस टेक्निक में, सेल फ्यूज़न टेक्निक में. ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक. फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले हम मेम्ब्रेन को फ्रीज कर देते हैं. ठीक है, फिर उसको नाइफ से कट करते हैं और उसके जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनकी स्टडी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. जनरली ये टेक्निक जो है वो बनाई गई थी मेम्ब्रेन को जानने के लिए, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जो है उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए ये टेक्निक बनाई गई थी. तो अगर हम मेम्ब्रेन को 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं, 2 लिपिड बाइलेयर में, तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्बेडेड है. ठीक है, उनकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं. उसका रेप्लिका हम बना के जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख के उसकी पूरी स्टडी जो है वो मेम्ब्रेन की कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने हाइड्रोपैथी प्लॉट पढ़ा था. ठीक है, आई थिंक हाइड्रोपैथी प्लॉट तो सभी को पता होगा कि हाइड्रोपैथी प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस हमें दिया गया है तो उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक है और कितने हाइड्रोफिलिक है, उसको जानने के लिए हम इस हाइड्रोपैथी का यूज़ करते हैं, हाइड्रोपैथी प्लॉट का. ठीक है, और अगर हाइड्रोपैथी प्लॉट में मिनिमम 19 अमाइनो एसिड्स, मिनिमम जो है अगर 19 अमाइनो एसिड्स किसी भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, अगर आपको किसी भी प्रोटीन का अगर आपको मिनिमम 19 अमाइनो एसिड अगर दिख रहा है कि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और वो भी लगातार एक ही सीक्वेंस में, तो यानी वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, कैसी कंसिडर करते हैं हम उसे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. यानी वो मेम्ब्रेन को जो है वो इम्बेडेड कर रही होगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो हम उसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी तक की जो है ये समरी थी जो भी हमने टेक्निक्स में पढ़ा है. ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं SDS पेज. ठीक है, SDS पेज को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक्स से नहीं पता है, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो SDS पेज पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझेंगे. ठीक है, पहले जो SDS पेज है वो हम करते क्यों हैं, यह एक प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम की प्रोटीन को सेपरेट करते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेटिंग, ये भी एक टेक्निक है. ठीक है, टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स इन अ मिक्सचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड.
ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकें। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मास रेशो, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो पे वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल है, पहले तो उसका मास, अगर दो मॉलिक्यूल का मास डिफरेंट है तो वो ऑलरेडी मास के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा। लेकिन कई बार जो है दो मॉलिक्यूल्स का मास भी सेम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके चार्ज डिफरेंसेस के बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स का मास भी सेम है, स्टिल हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है वो ये जो है वो बताता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लैब्स वगैरह में देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इक्विपमेंट है वो ऐसे जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इस पोर्शन में हम लोग यहाँ पे बफर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बफर है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पर हम सैंपल्स डालते हैं, अपने सैंपल A B C D ऐसे करके हम जो है वो सैंपल्स जो हमारे हैं उनको पोर करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या सेपरेट करते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनको हम जो है वो सेपरेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जनरल टर्म है, ठीक है, जहाँ पर कि हम DNA RNA और प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज मास रेशो, ठीक है। और ये कैसे होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड कैसा होगा, उसका स्पीड कम होगा, ठीक है। तो जो बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है यहाँ से इधर, ठीक है। तो स्मॉलर जो फ्रेगमेंट्स होगा वो सबसे ज़्यादा दूर तक मूव करेगा और जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि लार्जर फ्रेगमेंट जो है वो यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है किसी मॉलिक्यूल के पास में तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे आएगा, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहीं रुक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वो चार्ज मास रेशो पे जो है वो सेपरेशन किया जाता है प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। So many proteins or nucleic acid that differ in size and shape nearly identical charge mass ratio. Electrophoresis of these macromolecules in liquid solution result in the little or no separation of molecule in different length, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में भी जो उनका चार्ज मास रेशो है वो भी आइडेंटिकल आ जाता है और स्टिल वो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस वहाँ पर काम नहीं करता है। So successful separation of protein and nucleic acid can be accomplished by electrophoresis in various gels. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि सक्सेसफुली हमारा एक्ट करे इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के जेल यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे एग्रोज जेल हो गया, ठीक है, पॉलीएक्रेमाइड जेल हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हम जेल्स वहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सके जिनके आइडेंटिकल चार्ज एंड मास रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट है, these gels are commonly cast into flat and relatively thin slab between the pairs of glasses, ठीक है। हम उनको जो है वो डालते हैं कास्ट में, ग्लास में, ठीक है। When a mixture of protein is placed in a gel and electric current is applied and the gel act as a sieve allowing smaller species of maneuver movement control direction more rapidly through the pores of the then larger species, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब भी हम प्रोटीन्स को उसमें डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उन जेल्स में जो है छोटे छोटे सीव्स होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज़ के सीव्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं, वो उनसे निकलते हैं और सेपरेट होते हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ माइग्रेशन, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम किस बेसिस पे उनको सेपरेट करते हैं, अगर उनका चार्ज मास रेशो सेम होगा तो उनके शेप के बेसिस पे। अब देखो शेप तो किसी का डिफरेंट होगा नहीं, हर किसी का, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का शेप, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उनका शेप जो है वो डिफरेंट होंगे, बजाय कि उनके चार्ज मास रेशो सेम हो सकते हैं लेकिन उनके शेप जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे सीव्स हैं उसके थ्रू जब मॉलिक्यूल पास होते हैं तो उनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट है। So electrophoretic separation of protein is the most commonly performed in polyacrylamide gels.
अगर हमें प्रोटीन का सेपरेशन करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा जेल यूज़ करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली आपने लैब्स में कई स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करते होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम कौन सा जेल यूज़ करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स। और न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए हम कौन सा जेल यूज़ करते हैं, एगरोज जेल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हम एसडीएस पेज पढ़ रहे हैं यानी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स के सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नॉट न्यूक्लिक एसिड। So these gels are made by polymerizing solution of acrylamide monomers into polyacrylamide chains and simultaneously crosses the chains into a semi-solid matrix, ठीक है। तो यहाँ पर ये जेल जो है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, एक्रामाइड मोनोमर के थ्रू बनाया जाता है, जिससे कि उसे कन्वर्ट किया जाता है पॉलीएक्रिलामाइड चेन्स में, जो कि क्रॉस लिंक जो है वो चेन होती है, और ये किस फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे जेल्स होते हैं, जेल आप समझते होंगे जेल कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना तो पूरा लिक्विड होता है ना पूरा सॉलिड होता है, ठीक है। द पोर साइज ऑफ अ जेल कैन बी वेरीड बाय एडजस्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड अक्रॉस द रिएजेंट। जो पोर साइज़ है उसका हम जो पोर साइज़ है जेल्स का, उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें हमें जनरली पॉलीएक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन के बेसिस पे लेना होता है। अगर हमें जिस भी टाइप का हमें प्रोटीन जो है वो सेपरेट करना है, चाहे बहुत स्मॉलर प्रोटीन सेपरेट करना है या बहुत लार्जर प्रोटीन सेपरेट करना है, तो हम उस हिसाब से एक्रिलामाइड, जो पॉलीएक्रिलामाइड है उसकी कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, तो उस हिसाब से जो है वो हमें पोर साइज जो है वो देखने को मिलेंगे। The rate at which protein moves through the gel influenced by the gel pore size and the strength of the electric field। तो किस रेट से प्रोटीन मूव करेगा ये डिपेंड करता है जेल के पोर साइज में और कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, बाय सुटेबल एडजस्टमेंट ऑफ दीज पैरामीटर प्रोटीन ऑफ वाइडली varying sizes can be resolved separated from one another by this technique known as polyacrylamide gel electrophoresis, that is PAGE, ठीक है। तो हम इस पेज के थ्रू बहुत ही वाइड अमाउंट में जो है वो प्रोटीन को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि पेज जो है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस से स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे जो है वो सेपरेशन होता है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल डाल देते हैं तो हम उस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, पेज बोल देते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन द मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर रिजॉल्विंग प्रोटीन मिक्सचर, प्रोटीन आर एक्सपोज टू द आयनिक डिटर्जेंट, दैट इज एसडीएस, सोडियम डिडोसाइल सल्फेट, बिफोर और ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब इस पेज में हम क्या करते हैं, एसडीएस को डाल देते हैं, दैट इज आयनिक डिटर्जेंट, जो कि सोडियम डिडोसाइल सल्फेट है, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इस टेक्निक में, ताकि हम जो प्रोटीन का मिक्सचर है उसे इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। एसडीएस यहाँ पर कैसे काम करता है, हम या तो जिस टाइम हम जेल रन कर रहे हैं उस टाइम हम एसडीएस डाल सकते हैं, या जेल रन करने से पहले हम प्रोटीन के ऊपर जो है ये एसडीएस डाल सकते हैं। एसडीएस कैसे काम करता है, एसडीएस जो है वो डीनेचर कर देता है प्रोटीन को इन अ पार्ट बिकॉज इट बाइंड टू द हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स एंड डीस्टेबलाइज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ द कोर प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबल कन्फॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है, एसडीएस ट्रीटमेंट इज यूजुअली कंबाइंड विद द हीटिंग ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें, और इस कंडीशन में जो है मोस्ट मल्टीमेरिक प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं उनके स्मॉलर सब यूनिट्स में, क्योंकि ये जनरली क्या कर देता है, उनको डीनेचर कर देता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे काम कैसे होता है, एसडीएस पेज की अगर मैं बात करूँ, इन जो भी ये एसडीएस पेज है इसकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो है वो काम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, तो बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो बेसिक जो सेपरेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, चार्ज मास रेशो पे। इतना आपको समझ में आया कि हमने चार्ज मास रेशो पे सेपरेशन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करके, ठीक है। तो अगर किसी दो मॉलिक्यूल्स का मास सेम भी हो तो भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लेकिन एसडीएस पेज में हम क्या कर रहे हैं, एसडीएस पेज में हम एसडीएस डाल दे रहे हैं।
एसडीएस क्या है? एक डिटर्जेंट है। कैसे टाइप का डिटर्जेंट है? आयनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है। एनायनिक डिटर्जेंट होने के कारण ये क्या कर देता है, जो सोल्यूशन है, जो प्रोटीन जो भी प्रोटीन आपको सेपरेट करना है, उसका जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड के, वो जितने भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है उनको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब जब सारे अमीनो एसिड्स में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है वो अपना जो नॉर्मल जो प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन को एनायनिक डिटर्जेंट से ट्रीट करोगे तो वो अपने नॉर्मल नेटिव स्टेट में तो रहेगा नहीं, प्रोटीन कैसा हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। तो अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सारे प्रोटीन, अब आपको बहुत सारे प्रोटीन सेपरेट करना है, आपको जेल रन करना है, आपको बहुत सारे प्रोटीन्स को सेपरेट करना है। अब आपने एसडीएस डाल दिया, एसडीएस डालने से क्या हो गया, सारे जो प्रोटीन में जो सारे अमीनो एसिड्स में चार्जेस हो गए वो कैसे आ गए? नेगेटिव चार्ज आ गए। अब हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आप एसडीएस पेज का यूज़ करोगे तो यहाँ पर कभी भी चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हो चुके हैं? नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मास के बेसिस पे जो है वो सेपरेशन होगा। हम ओनली मास या शेप के बेसिस पे सेपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाल दिया है? एसडीएस डाल दिया है, जो कि एक क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग एसडीएस पेज रन करोगे, इन फ्यूचर अपनी लैब्स में रन करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एसडीएस पेज रन करते हैं तो वहाँ पर कभी भी सेपरेशन जो है वो चार्ज के बेसिस पे नहीं होता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मास और शेप के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है वो उनकी शेप के बेसिस पे सेपरेट कर सकें। अब जो प्रोटीन स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जो लार्ज होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है हम लोग उसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि जब भी हम एसडीएस जो है यहाँ पर डीनेचर कर देगा, दिस यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज हैव टू सेपरेट प्रोटीन ऑन द प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम हमेशा जो है वो साइज के बेसिस पे जो है वो प्रोटीन को सेपरेट करते हैं इन एसडीएस पेज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अभी जेल रन, एसडीएस पेज रन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो भी हमारा सैंपल्स हैं उनको हम एसडीएस से ट्रीट कर देते हैं। जब भी हम एसडीएस से ट्रीट करेंगे हमारे प्रोटीन क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे, और उनको जो है एसडीएस का कोट मिल जाएगा, सबको कोट मिल जाएगा, सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, सबको नेगेटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव, अब आपको पता है कि अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, तो अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको भी नेगेटिव कर दिया जाता है थ्रू दिस एसडीएस प्रोटीन। नेक्स्ट आता है जो मिक्सचर आपका प्रोटीन है, उसको हम जो है वो जेल के पास डालते हैं, इन वेल्स में डालते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वेल्स होते हैं, इनके अंदर हम लोड करते हैं सैंपल्स को। ठीक है, उसके बाद हम जेल रन करवाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो माइग्रेशन होता है प्रोटीन्स का। तो अब चार्ज के बेसिस पे तो नहीं होगा, अभी सबका चार्ज नेगेटिव है तो सब उसी स्पीड से इधर पॉजिटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी जिसका मास ज़्यादा होगा वो यहीं पर रुक जाएगा, और जिनका मास कम होगा वो जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे। इस बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साइज़ जो है वो डिक्रीजिंग होता है, यहाँ पर लार्जर साइज देन उससे छोटा, और देन सबसे ज़्यादा छोटा। और यहाँ पर हम जो है ऑलरेडी ऐसे बैंड्स रख देते हैं, यहाँ पर फिक्स होते हैं बैंड्स कि कितने किलो डाल्टन का प्रोटीन यहाँ पर होगा, कितने किलो डाल्टन का यहाँ पर होगा। जिस रेंज पर ये आएंगे हम मान लेंगे कि ये इतने अगर यहाँ पर 200 किलो डाल्टन है, यहाँ पर 100 किलो डाल्टन है, यहाँ पे 50 किलो डाल्टन है, इस तरीके से यहाँ पे 1 किलो डाल्टन है। तो अगर जो प्रोटीन इस सीध में आ रहा है यानी वो 1 किलो डाल्टन का है, जो यहाँ पर आ रहा है वो 200 किलो डाल्टन का है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को, और उनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चलता है थ्रू एसडीएस पेज। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट को जो है वो एसडीएस पेज आज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है फिगर का जो भी डिस्क्रिप्शन है ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, मेन पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अब हमारा एसडीएस पेज सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो है एक्चुअल में जो है जैसे हम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट कैसे करेंगे और उनका सेपरेशन कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसडीएस पेज। एसडीएस पेज का यूज़ करके, इस टेक्निक का यूज़ करके हम कैसे जो है वो प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, समझ लो कि हम अब एसडीएस पेज का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि हम एक्चुअल रियल लाइफ में हमें कैसे यूज़ करना है। ओके, so of all the diverse type of membrane, the plasma membrane of the human erythrocyte is most studied and best understood। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला जो मेम्ब्रेन है जिसकी हमने सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करी है वो हमारा इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन है। So there are several reasons of the popularity of this membrane. The cell is inexpensive to obtain readily available huge number of the from the whole blood। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है, एक तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा टाइप के हैं, दूसरा इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो है और अदर चीज़ों को हमें इससे सेपरेट नहीं करना होता है। They are already present in a single cell, do not need to dissociate from the complex tissue। The cells are simply comparison with the other type lacking nucleus, cytoplasmic membranes that inevitably contaminate the plasma membrane preparation of the other cells। ठीक है, तो दैट्स वाई हम जो है बेसिकली हम जो किसका यूज़ करते हैं, आरसीबीस का यूज़ करते हैं, यानी इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, in addition to purified intact erythrocyte plasma membrane can be obtained simply by placing the cell in a dilute hypotonic salt solutions। ठीक है, तो हम जब सिंपली अगर हमें इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन को जो है वो ऑब्टेन करना है तो हमें सिंपली उसको सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो, डाइल्यूट कर दो, और उसके जो अंदर का कंटेंट है वो सिंपली बाहर आ जाता है। द सेल्स रिस्पॉन्स टू दिस ऑस्मोटिक शॉक बाय टेकिंग अप वाटर एंड स्वेलअप, इजिली स्वेलअप हो जाता है, जिस फिनोमिनन को हम हिमोलाइसिस बोलते हैं। As the surface area of each cell increases, cell become leaky and content of the compost almost totally dissolve, हीमोग्लोबिन फ्लो आउट एंड सेल लिविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम घोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बात कही कि जैसे ही आप उसको वाटर में रखते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हो, तो वहाँ पर हीमोलाइसिस हो जाता है, यानी सेल जो है ऑस्मोटिक के शॉक के कारण जो है वो स्वेलअप हो जाती है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो ब्रस्ट हो जाती है, उसका जितना भी कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं रहता है सिवाय एक मेम्ब्रेन के। जब एक मेम्ब्रेन ही बच जाएगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का घोस्ट। ठीक है, आरबीसी का भूत। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल हमारी आरबीसी है, और ये आपका जो है वो इरिथ्रोसाइट्स का घोस्ट है। ठीक है, दिस इज घोस्ट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स को। ठीक है, और यहाँ पर आपको घोस्ट दिखाया गया है जो कि आपको स्वेलअप और हिमोलाइज करके दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वंस इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर आइसोलेटेड, एक बार आपने मेम्ब्रेन को आइसोलेट कर दिया, देन द प्रोटीन कैन बी solubilized एंड सेपरेट फ्रॉम द अनदर फ्रैक्शनाइज्ड, प्रोवाइड अ बेटर आइडिया अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन द मेम्ब्रेन। प्रोटीन की डाइवर्सिटी हम जो है वो मेम्ब्रेन में पता कर सकते हैं। अब प्रोटीन को रिमूव कैसे करें हम मेम्ब्रेन से? अभी मेम्ब्रेन हमारे पास बचा है, अंदर का कंटेंट हमने सारा बाहर निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमारे पास मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है एंड प्रोटीन की बनी होती है। अब हमें इस लिपिड मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय डिटर्जेंट से रिमूव कर सकते हैं, या हाई सॉल्ट सोल्यूशन से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा डिटेल में देखते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफन डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई स्टडी, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टाइट एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। Detergents, which are amphipathic molecules that disrupt membrane by intercalating the phospholipid bilayer and can be used to solubilize lipid and many membrane proteins। ठीक है, जैसे कि हमें पता है डिटर्जेंट क्या होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डिसरप्ट कर देते हैं, और जो प्रोटीन है उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट का बेसिक फंक्शन आपको पता ही होगा। ठीक है, the hydrophobic part of the detergent molecule attracted towards the phospholipid, जो वो फॉस्फोलिपिड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है उस पर अटैच हो जाएगा, एंड मिंगलिंग विद द readily द हाइड्रोफिलिक पार्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, और उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। Some detergents such as bile salt are natural product, but most are synthetic molecule developed for cleaning and
फॉर डिस्पर्सिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द फूड इंडस्ट्री लाइक क्रीमी पीनट बटर। ठीक है, तो बहुत सारे डिटर्जेंट जैसे कि बाइल सॉल्ट हो गया, ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल डेवलपर होते हैं ताकि हम पानी और ऑयल को जो है वो सेपरेट कर सकें। ठीक है, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम डिटर्जेंट देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के। आयनिक डिटर्जेंट, आयनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, जिसमें कि सोडियम डीऑक्सीकोलेट बाइल सॉल्ट, जो कि बाइल सॉल्ट हो गया, और जो हमने एक आयनिक डिटर्जेंट अभी पढ़ा SDS यानी सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट। इनमें जो है वो चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एनायनिक होते हैं। और नॉन एनायनिक जैसे कि ट्राइटोन X100 हो गया और ऑक्टी ग्लूकोसाइड हो गया, इनमें कोई भी चार्ज ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। गाइज ये इंपॉर्टेंट है आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी CSR में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये CSR के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वैसे सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट आपको इनके नेम्स जो है वो पता होने चाहिए, कौन से आयनिक होते हैं, कौन से नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। आयनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द प्रोटीन, मतलब दोनों का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है प्रोटीन के साथ में। कैसे, जो आयनिक डिटर्जेंट है वो क्या करता है, जैसे हमने अभी देखा SDS क्या कर रहा था, प्रोटीन को डीनेचर कर दे रहा था, उनके जो नेटिव फॉर्म में है उसको नहीं रख पा रहा था, उसे जनरली चार्ज प्रोवाइड कर रहा था और उसको डीनेचर कर दे रहा था। तो आयनिक डिटर्जेंट बाइंड एंड एक्सपोज ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एज वेल एज हाइड्रोफोबिक in water soluble because of their charge. Detergent disrupt the ionic and hydrogen bonded. So at high concentration SDS for example completely denature protein by binding the every side chain and properly exploit the SDS gel electrophoresis, जहाँ पर हमने SDS gel electrophoresis में देखा था। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। तो अगर आपको प्रोटीन को डीनेचर फॉर्म में चाहिए तब तो आप SDS यूज़ कर लो या आयनिक डिटर्जेंट यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपको प्रोटीन को उसके नेटिव स्ट्रक्चर में उसको आप स्टडी करना चाहते हो तब आपको कौन से डिटर्जेंट यूज़ करने पड़ेंगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट कभी भी प्रोटीन को डीनेचर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। Non-ionic detergent generally do not denature protein and thus useful in extracting protein in their फोल्डेड एंड एक्टिव फॉर्म। तो उनके नेटिव, इनके फोल्डेड और एक्टिव फॉर्म में जो है वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन बिफोर प्रोटीन आर प्यूरिफाइड। ओके, प्रोटीन इंट्रैक्शंस स्पेशली आर वीकर वंस एंड कैन बी सेंसिटिव फॉर बोथ आयनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। जो हमारा प्रोटीन इंट्रैक्शन है हमको पता ही है क्योंकि वो बहुत वीक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैसे वो सेंसिटिव दोनों के लिए होता है, आयनिक एंड एनायनिक डिटर्जेंट्स दोनों, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के लिए। स्टिल हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट से जो है वो प्रोटीन हमारा डीनेचर नहीं होता है और हम उसे एक्टिव या उसके फोल्डेड फॉर्म में जो है हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एट वेरी लो कंसंट्रेशन डिटर्जेंट डिजॉल्व इन प्योर वाटर एंड आइसोलेट मॉलिक्यूल। एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल बिगिन फॉर्म मिसल्स। मिसल्स आपको पता है कैसे होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल एग्रीगेटेड विद इज हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फेस आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स कस्टर्ड इन द सेंटर। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये होते हैं मिसल्स। मिसल्स आपने देखे होंगे, ये जब ये सिंगल ही होता है तो ये मिसल्स कहलाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिसल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन हम किसे बोलते हैं, एट विच मिसल्स फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच डिटर्जेंट इज अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। यानी एक मिसल्स जहाँ पे कि ईच डिटर्जेंट जो है वो फंक्शन करता है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, उसे हम क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं यानी CMC बोलते हैं। जब हाई कंसंट्रेशन यानी अबव CMC चला जाएगा तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है वो सॉल्युबलाइज कर देगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बाय फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ मिसल्स ऑफ डिटर्जेंट, फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बल्कि ऑफ हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। फिर वहाँ पर जो है हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगी वाटर पे। जबकि अगर लो कंसंट्रेशन में देखा जाए बिलो CMC, then these detergent bind to the hydrophobic region of the most integral membrane protein but without forming micelles and allowing protein to remain the soluble। ठीक है, तो अगर आप CMC से लो जाते हो तो प्रोटीन सारे soluble रहेंगे, अगर अबव CMC जाते हो तो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर भी जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे और वहाँ पर जो है प्रोटीन को वो टोटली सेपरेट कर लेगा। जैसे हम, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ही आपका सिंपल मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। अगर आप CMC से क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन से अबव जाते हो तो मिसल्स इस तरीके से फॉर्म होंगे, प्रोटीन इजीली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और मिसल्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप लो CMC कंसंट्रेशन में डालते हो, लो डिटर्जेंट डालते हो, तो यहाँ पर आपको डिजॉल्व नॉट फॉर्मिंग मिसल्स, डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन मिसल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जो है वो CMC अबव एंड लो कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक डिटर्जेंट सोडियम ड्यूडोसाइल सल्फेट, ठीक है। एक्चुअली में मेरे को आपको यही पढ़ाना था कि आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन कैसे किया जाता है। जो मैंने पहले पढ़ाया वो बेसिक्स था, ठीक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो अब जो भी प्रोटीन आप लोगों ने डिटर्जेंट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया, चाहे आयनिक हो या नॉन आयनिक डिटर्जेंट हो, अब उसको हम सेपरेट करेंगे। जो भी टाइप के प्रोटीन्स आपको मिले हैं अब हमें उन्हें सेपरेट करना है, क्योंकि आपने तो सोल्यूशन में तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन होंगे मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में, ठीक है, एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होंगे, अलग अलग साइज के प्रोटीन होंगे, ठीक है। उनको अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम कौन सा जेल यूज़ करेंगे, पॉलीएक्रिमाइड जेल यूज़ करेंगे, ठीक है, और SDS को हम रन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक डिटर्जेंट SDS, ठीक है। द SDS कीप्स द इंटीग्रल प्रोटीन सॉल्युबल। SDS क्या करता है, इंटीग्रल प्रोटीन को सॉल्युबल रखता है। इन एडिशन एड अ लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन एट विच इट एसोसिएट, और उनको क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज SDS मॉलिक्यूल पर यूनिट वेट प्रोटीन टेंड टू रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, द मॉलिक्यूल सेपरेट इन वन अनदर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि अब सबका चार्ज सेम हो चुका है, सारे नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन आपने आइसोलेट किए, अब उनका जब आप सेपरेशन करोगे इन जेल, जब भी आप जेल रन करोगे तो उनका सेपरेशन किसके बेसिस पे होगा, उनके मास के बेसिस पे होगा या उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ठीक है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको अभी SDS पेज पढ़ाया, ठीक है। तो आई होप इतना तक सबको क्लियर होगा। तो अब इजिली हम समझ सकते हैं कैसे जेल रन करते हैं। जेल रन किया तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल के लास्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जेल रन करवा के दिखाया गया है, यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन है और यहाँ पर इंट्रीगल प्रोटीन है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो सरफेस पे होते हैं मेम्ब्रेन की, और इंट्रीगल जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन जैसे स्पेक्ट्रिन, एंकाइरिन, बैंड 4.1, बैंड 4.2, एक्टिन, G3PD, बैंड 4.1, ये इस तरीके से देखने को मिलता है। बैंड 4.1 का साइज सबसे स्मॉलर है इसलिए सबसे दूर तक ये गया है, ठीक है। इंट्रीगल में जैसे मेजर प्रोटीन और माइनर प्रोटीन यहाँ पर डिफरेंट दिखाए गए हैं। मेजर प्रोटीन जैसे बैंड 3 प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन A, इसको तो हमने डिटेल स्ट्रक्चर इसका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। बैंड 7 आपको थोड़ी और डिस्टेंस पे देखने को मिलता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट इनसे जो है वो छोटा है, कम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इधर को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बता दिया है। माइनर प्रोटीन जैसे ATPase हो गया, EC हो गया, ठीक है, ये सारे माइनर प्रोटीन है। मेजरली जो है वो बैंड 3 और ग्लाइकोफोरिन A होता है, ठीक है। तो ये बैंड 3 और ग्लाइकोफोरिन A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है ये फिगर में आपको रिजल्ट ऑफ द SDS पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड टू फ्रैक्शनलाइज द प्रोटीन ऑफ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन विच आर आइडेंटिफाइड एज अ साइट्स ऑफ द जेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोटीन मूव स्लोली थ्रू द मॉलिक्यूल ऑफ द सीव जेल, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। द मेजर प्रोटीन ऑफ द erythrocyte membrane are separated and about dozens of conspicuous bands on SDS page. Among the protein are a variety of enzymes including glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, one of the enzyme in the glycolysis, transport membrane for ionic and sugar, skeletal protein like spectrin. Band 3 which get its name on its position in the इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, ठीक है। बैंड 3 को उसका नाम कैसे मिला है, उसकी पोजीशन के बेस पे वो बैंड 3 में आया, इसलिए उसका नाम ही बैंड 3 रख दिया। इज प्रेजेंट इन डाइमर कंपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, दैट इज होमोडाइमर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बैंड 3 को तो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट है ईच सब यूनिट स्पैन द मेम्ब्रेन एटलीस्ट डजन ऑफ टाइम्स एंड कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 6 to 8% मॉलिक्यूल. बैंड 3 प्रोटीन सर्व्स एज अ चैनल फॉर पैसिव एक्सचेंज ऑफ द अनाइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, बैंड 3 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा. ठीक है, यहीं पर यूट्यूब पे ही पढ़ा है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाया हुआ है. यहाँ पर हमने देखा था बैंड 3 का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में. ठीक है, ये हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से आरबीसी का मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स का. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, एंकायरिन, बैंड्स, बैंड 4.1, स्पेक्ट्रिन, अल्फा बीटा, ये सब आपको, ग्लाइकोफोरिन ए, बैंड 3, ये सब आपको दिखाया गया है. ठीक है, तो ये आप अपने एंड से देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये सारी डिटेल्स जो है वो पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, ओके गाइस, तो ये यहाँ तक जो है ये टॉपिक था. एक टॉपिक आई थिंक और छूट गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है. और बाकी इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, चाहे वो डीबीटी हो, गेट हो या CSIR नेट हो, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें देवराड़ी पाठशाला को. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.